हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यूरॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं जामिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। और इस सीरीज में होने क्या वाला है, 2016 से लेकर के 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आपको जामिया में आए हैं सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज सॉल्यूशन कराया जाएगा। मैं मोहम्मद यासिर परवेज आप लोगों को पूरा का पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा मैथमेटिक्स एंड साइंस का। आज का हमारा वीडियो होने वाला है 2025 जामिया में जो क्वेश्चंस आए थे मैथमेटिक्स के, उसके बारे में। इसको स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज़ें मैं बता दूं कि ये सीरीज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल किस तरीके से होगा। सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन हर जगह मिल जाएगा आपको, गूगल पर सर्च कर सकते हो। अभी के टाइम पे एआई है, बहुत सारे बच्चे एआई से सर्च कर लेते हैं। बट अगर कोई टीचर आपको किसी भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन देता है तो उसका मतलब अलग होता है, और आप अगर गूगल से चीज़ों को देख लेते हैं तो वो बस एक आंसर हो जाता है। लेकिन ये जो सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ या दूसरे टीचर्स आकर के आपको कराएंगे, उसमें आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपको बस वीडियो को देखना नहीं है, आपको इसको एक तरीके से पेन कॉपी लेकर के बैठना है। जैसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आऊँ, मैं क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करूँ, आपको वीडियो को पॉज करना है और उसको सॉल्व करना है। जब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, वीडियो को फिर आप प्ले करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, और जो आपने सॉल्व किया है क्या उसका आंसर आपका सही आया है या गलत आया है। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है जामिया के मैथमेटिक्स क्वेश्चन, जो कि लास्ट ईयर में 2025 में आया था आपको, उसके बारे में। टोटल क्वेश्चन हमारे पास मैथमेटिक्स में होने वाले हैं 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं मैथमेटिक्स में, जिसके बारे में कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। और आप लोगों को मेक श्योर इसका डिटेल शेड्यूल मिल जाएगा कि वीडियो कब कब आएंगे, किस तरीके से वीडियो आएगा, क्या टाइमिंग होगा, किस तरीके से आपको उसको फॉलो करना है। तो टाइम को ज़ाया नहीं करते हुए आप लोगों के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज नेम्ड एज यूलर फॉर्मूला। यहां पर आप लोगों को वीडियो पॉज करना है और इसके आंसर बताने हैं। ठीक है, हो गया। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूं। ये क्वेश्चन ना आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही आता है, और जब ऑप्शन बच्चे देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस के, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जब ऑप्शंस देखते हैं तो बच्चे अक्सर क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर f प्लस ई इज इक्वल टू वी प्लस 2 था, v प्लस ई एफ प्लस 2 था, क्या था। यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन आता है। तो मैं सॉल्व तो करूंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ना आपको इसको वेरीफाई करके आप देख सकते हैं। कैसे सर वेरीफाई कर सकते हैं, आप जरा देखो। यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, मैंने एक मिनट, ये कलर अच्छा नहीं आ रहा है, आप देखते हैं, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। हाँ, ये आपके पास मैंने क्या बना दिया, ये मैंने एक क्यूबॉइड या क्यूब जो समझ लीजिए वो मैंने बना दिया। क्या आप इसमें चेक कर पा रहे हो कि सर इसके पास फेसेस, ये देखो f जो होता है ना, f का मतलब होता है फेस, एज होता है e से, एंड v से होता है वर्टिसेस। सबसे पहले बताओ वर्टिसेस कौन होते हैं। वर्टिसेस इसको कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 क्या आ गए सर हमारे पास, वर्टिसेस 8 हो गए। वेरी गुड। नेक्स्ट फेस आप देख पा रहे हो। आपने एक डाइस देखा है या आपने क्यूब देखा है, रूबिक्स क्यूब जो 6x6 का होता है, आपको पता है उसमें कितने फेसेस होते हैं, उसमें फेसेस कितने होते हैं आपको पता है ना। या डाइस में आप जो नंबर लिखे हुए देखते हो, कितने नंबर लिखे होते हैं, 1 to 6, विच मीन्स उसके पास फेस कितना होता है, 6 फेसेस होते हैं। तो सर एज कितने होंगे, एज बस हम लोग काउंट कर लेंगे सामने सामने। ये एक एज हो गया, ये 2, एक 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये हमारा 12। एज कितना हो गया, 12। देखो ये जो कराने के लिए मैं बता रहा हूं, आप लोगों को ये एग्जाम में नहीं करना, ये बात आप जान लें। एग्जाम में आपको डायरेक्ट आंसर याद होना चाहिए। इसके कराने के पीछे का रीजन ये है कि कई दफा क्या होता है, बच्चे एग्जाम में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं बताऊं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को डायरेक्ट इस तरीके से एक शेप बना लेना है। आप काउंट कर सकते हो कि सर फेसेस 6 होते हैं, एज 12 होते हैं, वर्टिसेस 8 होते हैं। अब आपको इस नंबर को यहाँ पर पुट करना है और चेक करना है कहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। आप देखोगे f प्लस ई बोले तो 6 प्लस 12 18, क्या 8 प्लस 2 10 के बराबर होगा, विच मीन्स नहीं, ऑप्शन 1 इज द रॉन्ग।
v प्लस ई 12 8, यहां पर तो आ जाएगा 20, और यहां पर आपको 6 प्लस 2 8, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एफ प्लस बी बोले तो 6 प्लस 8 हमारा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और यहां पर 12 प्लस 2 भी हमारा 14, विच मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। अच्छा एक बात और, यहां पर हम लोगों का एम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं होगा, यहां पर आप जामिया जैसे एग्जामिनेशन में बैठे हैं, आपका एक एक मिनट एक एक सेकंड कीमती है, तो आपको कई क्वेश्चन को शॉर्ट में सॉल्व करना भी आना चाहिए, आपको टाइम को बचाना है, ठीक है। तो जरा ध्यान देते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन आपको रेशनल नंबर से है, जो कि मैथमेटिक्स में पहला ही चैप्टर है, और पहला चैप्टर है इस मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर को अगर हम क्लासिफाई करते हैं 2-3 पार्ट में, तो इस चैप्टर में 3 पार्ट होते हैं मेरे हिसाब से। पहला चैप्टर का जो पार्ट होता है उसमें हम लोग एनालाइज करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं विच ऑफ द गिवन नंबर इज रेशनल नंबर और नॉट। कोई गिवन नंबर मैंने बोल दिया, लेट से मैंने बोला √4, मैंने बोला √7, √13, √9, क्या ये सारे के सारे रेशनल नंबर है या सारे इर्रेशनल नंबर है? आप लोग को ये बात समझना चाहिए कि सारे नंबर रेशनल नहीं है, इसमें से सारे नंबर इर्रेशनल भी नहीं है, कुछ नंबर रेशनल हैं, विच मीन्स कि अगर नंबर आपको रूट में दिया जाता है तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो नंबर इर्रेशनल ही होगा। आप लोगों ने पढ़ लिया है क्लास 8, आप लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझा है कि वो नंबर जिसको हम लोग रूट से कंप्लीटली बाहर लेकर आ जाए इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर, वो नंबर क्या कहलाता है सर? वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर का डेफिनेशन मैंने बताया, वो नंबर जो रूट से निकालने के बाद एक होल नंबर में आ जाए वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। और आप लोगों ने ये बात जानते हैं कि सारे होल नंबर रेशनल नंबर है, विच मीन्स वो स्क्वायर जो रूट से कंप्लीटली बाहर आ जाए इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर, वो क्या होगा हमारा परफेक्ट, वो हमारा क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं पर ध्यान देते हैं। ये हमारा है √5, क्या ये √5 बाहर आ सकता है किसी भी पॉसिबिलिटी से? नहीं आ सकता, ऑब्वियसली बात है। ये √5 हमारा क्या है? इर्रेशनल नंबर है। क्या √5 + 5 क्या हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा? नहीं। एक बात याद रखना, रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर ऑलवेज इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। रेशनल नंबर इनटू इर्रेशनल नंबर भी हमारा इर्रेशनल नंबर भी होता है, ठीक है। और रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर भी हमारा, सॉरी, इर्रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर भी हमारा इर्रेशनल होता है, ठीक है। ये तो 3 क्राइटेरिया है। और अगर आपको बोला जाए सर रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर क्या है? ये ऑलवेज रेशनल नंबर है, एक ये क्राइटेरिया। और इर्रेशनल नंबर इनटू इर्रेशनल नंबर, ये क्या होगा सर? क्या ये इर्रेशनल होगा? है ना? नहीं, ये इर्रेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। कैसे सर? ये कैसी बात आ गई? इर्रेशनल इनटू इर्रेशनल, इर्रेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। आपको पता है √2, क्या ये बाहर आ सकता है? √2 क्या ये रूट से बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता, विच मीन्स ये एक इर्रेशनल नंबर है। अच्छा, इसे आप दूसरे √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या नंबर आएगा सर हमारा? ये हमारा नंबर आ जाएगा √4। क्या √4 को आप बाहर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर √4 को? हम लिख सकते हैं √4 को 2, एंड 2 इज अ होल नंबर एंड वी कैन रिप्रेजेंट 2 इन द फॉर्म ऑफ p by q, है ना, p by q, and where p and q are integers and q is not equal to 0, which means कि हमारा दो इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट इर्रेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, ठीक है। चलिए इसके सवाल के जवाब देखते हैं। अच्छा, ये नंबर देखो, ये है 0.125, 125 एंड 12, यहां पर रिपीट होता जा रहा है। ये क्वेश्चन अगर आप देखते हैं डी ऑप्शन 0.6703, 6700, यहां आप जरा देखेंगे 6703 एंड 6700 आ रहा है। यहां पर कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, विच मीन्स आप लोगों को अगर मैं बताऊं एक बात डेसिमल के बारे में, आप लोग जानकर ये होंगे डेसिमल के बारे में। हमारा जो डेसिमल होता है ना, क्या होता है डेसिमल, इसे हम लोग 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक डेसिमल होता है हमारा टर्मिनेटिंग, क्या होता है टर्मिनेटिंग। एक हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड
नॉन रिपीटिंग। तो इसमें ना ये जो पहला और दूसरा क्राइटेरिया है ये हमारा रेशनल नंबर में कंसिडर किया जाता है, हालांकि ये वाला कंसिडर नहीं किया जाता है। तो अगर उस चीज़ को मैं मद्देनज़र रखते हुए देखूं तो आप बताओगे कि सर ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा सेकंड वाले क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है। किस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है? सेकंड क्राइटेरिया। दैट इज हमारा ये नंबर रिपीटिंग भी है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है ना? क्या है? रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, विच मीन्स ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, है ना? ये बात आप समझ रहे हैं? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर हम लोग ना चीजों को सिर्फ आंसर नहीं खेल रहे हैं, यहां पर हम लोग आंसर के साथ साथ सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन की उससे एसोसिएटेड क्या क्या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उसे भी जरा देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन हमारा, आपको चैप्टर अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटरल से आ रहा है जो कि आपके एनसीईआरटी में चैप्टर है। और अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटरल के बारे में बताऊं तो कुछ बच्चे जो होते हैं इनसे डरते हैं, लेकिन ये डरने वाला चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर को 2 पार्ट में मैं क्लासीफाई करता हूं। दैट इज आपको इसमें कंप्लीटली पहला पार्ट आता है फॉर्मूला बेस्ड, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं और वो फॉर्मूलाज एक जनरल फॉर्मूलाज है। अगर कोई इंसान उसको समझ कर पढ़े ना तो उस फॉर्मूला को याद भी नहीं करना पड़ता आप लोग, बस आप फॉर्मूला को समझ लो, आपके क्वेश्चन आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाएंगे। दूसरा पार्ट इसका आता है प्रॉपर्टीज बेस्ड, क्योंकि चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर, दैट इज स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, आपको ट्रैपीजियम, काइट, ये सारे जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं इनके डिटेल प्रॉपर्टीज पढ़ने होते हैं और इन्हीं के प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। यहां देखते हैं, यहां पर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ साइड इन अ रेगुलर पॉलीगन इज 15। डेटा देखते हैं, नंबर ऑफ साइड हमारा क्या दिया गया है सर? 15 एंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज, हमें ईच एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है। क्या इसके लिए फॉर्मूला लगेगा? क्या नहीं लगेगा, लगाएंगे। कुछ बच्चे होंगे जो साइड में लिखेंगे कि नंबर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू टोटल एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। क्यों करना भाई? आपको पता है यही करेंगे हम लोग, लेकिन बिना फॉर्मूले के करेंगे। आपको पता है कि जो पॉलीगन होता है आइदर वो 3 साइड का हो, 4 साइड का हो, 5 साइड का हो, 50 साइड का हो, कितने भी साइड का पॉलीगन हो, उसका एक्सटीरियर एंगल, टोटल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? ऑलवेज 360 डिग्री। और आप बताओ 360 टोटल एक्सटीरियर एंगल है, जिसमें उस पॉलीगन के पास कितने साइड्स हैं? 15 साइड्स हैं। मतलब वो हर एक्सटीरियर एंगल जो है 15 साइड्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, विच मीन्स 360 से आप 15 को डिवाइड कर दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज 24 आ जाएगा। तो 24 डिग्री ईच आएगा आपके पास। क्या? ईच एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा आपके पास? 24 डिग्री। हमने यहाँ पर इस स्लाइड पर हमने 3 क्वेश्चंस देख लिए हैं। आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करें और इससे रिलेटेड आप लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ें। अगर आपको डेसिमल्स के ये जो 3 पार्ट हैं ये अगर नहीं पता तो आप इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। ये जो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में यूलर फॉर्मूला आता है इसको आप याद करने की कोशिश कीजिए 1 गो में। आप डायरेक्ट याद कर लोगे एफ v इज इक्वल टू एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू। इसे याद रखने का तरीका एफ वी इज इक्वल टू ई टू, क्या है? एफ वी इज इक्वल टू ए टू। सिंपल सा मामला है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन क्या है भाई? अ टोटल नंबर ऑफ 50,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ प्राइज टू 200 persons। अ प्राइज इज आइदर ऑफ 100 रुपीज और 500 रुपीज। समझ रहे हैं किस क्वेश्चन का, चैप्टर का क्वेश्चन है ये है आपका चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिससे अक्सर बच्चे डरते हैं और इससे अक्सर बच्चे वर्ड प्रॉब्लम में डरते हैं। और जिसका ये क्वेश्चन है ये बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा क्या है पता है? आप इसे पॉज करके सॉल्व करेंगे। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसे, जरा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ प्राइस ऑफ रुपीज 50,000। हमारा टोटल प्राइस मनी क्या है? टोटल प्राइज मनी इज 50,000। ठीक है, 50,000 प्राइज मनी है, जिसको हम लोग कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर? तो नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन है 200
और जो प्राइस हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका डिनोमिनेशन क्या है, विच मीन्स वो कितने रुपए के हैं। या तो हम 100 रुपीज़ क्या कर रहे हैं, रिवार्ड के तौर पर दे रहे हैं, या हम लोग किसके तौर पर दे रहे हैं, 500 रुपीज़ दे रहे हैं। और एक बात, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइस ऑफ रुपीज़ 100, हमें ये बताना है कि 100 रुपीज़ का जो प्राइस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है बच्चों के अमंग वो कितना होगा, और हमने जो 500 रुपीज़ का जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया है वो हमारा कितना होगा। अच्छा, यहाँ पर कैसे करेंगे सॉल्व, तो ज़रा ध्यान देते हैं इसे। चलिए यहां पर देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग समझते हैं ना, मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ पर्सन गेटिंग प्राइज एज 100 रुपी। कितने लोग को 100 रुपी प्राइज मिल रहा है, तो कितने लोग को मिल रहा है सर, हम लोग मान लेते हैं 100 रुपीज प्राइज मिल रहा है x नंबर ऑफ स्टूडेंट को। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे पता है आप लोगों को, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे हमारे पास 200। तो अगर 100 रुपीज का प्राइस x बच्चे को मिल रहा है तो सर 200 रुपीज वाला, सॉरी 200 नहीं 500 रुपीज ना, तो 500 रुपीज का प्राइस कितने बच्चे को मिलेगा, ये मिलेगा 200 माइनस एक्स, क्योंकि x वाले बच्चे को तो 100 रुपीज़ का प्राइस मिल गया, तो 500 रुपीज़ का प्राइस किसे मिलेगा, 200 माइनस एक्स। अब इसे इक्वेशन बना देते हैं ना। आपको पता है कि सर 100 रुपीज़ मिल रहा है x बच्चे को, प्लस 500 रुपीज़ मिल रहा है 200 माइनस एक्स बच्चे को, ठीक है, वेरी गुड। एंड देन हमारे पास ये 100 रुपीज़ जब हम x बच्चे को देंगे सर, और 500 रुपीज़ जब 200 माइनस x बच्चे को देंगे, तो टोटल अमाउंट हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, क्या वो इसके बराबर नहीं होगा, दैट इज 50,000, बिल्कुल होगा। तो बस इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 50,000 ये आ जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 5 टू 10, 2 0 इधर से और 2 0 इधर से, है ना। है ना, इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया x नहीं आएगा, x इधर आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और इधर क्या आ जाएगा 500x विच इज इक्वल टू 50,000। ठीक है, आगे देखते हैं। जब इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 100x माइनस 500x, पता है आपको माइनस 400 आएगा, माइनस 400x इक्वल टू ये 50,000, और ये जो 1 लाख है उधर चला जाएगा, है ना, 1 लाख उधर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 400x इधर से और माइनस का 50,000 इधर से चला जाएगा। बिल्कुल कोई मसला नहीं, कोई मसला, माइनस से माइनस कट जाएगा एंड x इज इक्वल टू 50,000 अपॉन 400, 20 से 20 कट जाएगा, और ये हमारा आपको बताऊं तो कितनी बार में चला जाएगा, ये आपको 250 एंड विच इज इक्वल टू 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 5 10, 125। x का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है सर, x का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 125, एंड वी नो दैट कि हमने x माना था नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग रुपीज 100, और यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या मामला क्लियर है, क्या इसे कोई आसान तरीके से किया जा सकता है, या वैसा मामला समझ लो कि आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और आप लोगों के पास ये क्वेश्चन आता है और आपका दिमाग इस तरीके से नहीं चलता, क्योंकि बहुत, मैंने बताया ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कन्फ्यूजन होता है आपको लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम में, तो वो बच्चे इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। आप अगर 50 मानते, किसे 50 मानते अगर आप 100 रुपीज़ को, तो आप करते 50 इंटू 100, तो 50 आपने अगर 100 रुपीज़ मान लिया है तो बचे हुए 200 में से 150 बच्चे को कितना मिलेगा,
500 मिलेगा। तो आप इससे कैलकुलेट करो, इन दोनों के वैल्यू को जोड़ो, क्या 50,000 आ रहा है? नहीं आएगा, विच मीन्स ये गलत है। फिर इसे आप ऑप्शन करेक्ट लो, ये भी नहीं आएगा तो फिर आप थर्ड वाले को लो, और जैसे आप थर्ड वाले को लेते हो यू विल नो दैट कि हमारा आंसर थर्ड सही होगा। तो ये मामला आपका तब करना है जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, आपने पेपर सारा अटेम्प्ट कर लिया है, क्वेश्चंस आपके पास बच गए हैं, तो वैसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो। कि मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज़ है जिसमें अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्वेश्चन में, और वहां से आप आंसर ला सकते हो। यू नो दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया क्वेश्चन था लीनियर इक्वेशन। देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास हर चैप्टर से एक बेसिक चैप्टर जो हमारा विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स था, चैप्टर एनसीईआरटी के आखिर में आता है, वहाँ से भी क्वेश्चन था आपके पास। यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन से भी क्वेश्चन है, रेशनल नंबर के भी क्वेश्चन हमने देख लिए है ना। तो अगला क्वेश्चन किस चैप्टर का है सर? तो अगला क्वेश्चन आप जरा देखोगे, द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड इन 2024 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, and this questions belong to square and square root। you know, square and square root बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जहां पर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि किसी नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, किसी नंबर को किससे डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, किसी नंबर में क्या ऐड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या किसी नंबर में क्या सब्सट्रैक्ट करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको दो कैटेगरी में मैं डिवाइड करता हूँ, दैट इज कि अगर डिवीजन से रिलेटेड और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो उस क्वेश्चंस को आप ट्राई करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एंड अगर क्वेश्चन सब्सट्रैक्शन और एडिशन से आता है ना, कि क्वेश्चन में बोला कि इसमें कितना नंबर ऐड किया जाए या इसमें कितना नंबर सब्सट्रैक्ट किया जाए, तो उस क्वेश्चंस को आपको किससे सॉल्व करना है? लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड भी जिसे कहा जाता है। तो यहां पर हमें वही क्वेश्चन बोल रहा है ना, द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 2024 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर 2024 में क्या ऐड किया जाए? अच्छा एक बात बताओ, क्या ये क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्या यहां पर हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड करने की भी जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, 2024 है, आपको पता है 2025 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर है सर? ये 2025 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये आपको है 45 का परफेक्ट स्क्वायर। सर मैंने कैसे पता कर लिया 45 का परफेक्ट स्क्वायर है? एक तरीका होता है, एक ट्रिक होता है। अगर कभी नंबर के आखिर में 5 आता है ना तो उसका स्क्वायर निकालना आसान है। जैसे कि 45 इंटू 45, आपको पता क्या करना है? 5 5 25 एंड 4 5 20। जरा देखो 2025 आया। इसी तरीके से अगर आपको होता 35 इंटू 35, तो क्या करते? 5 5 25, और आपके पास अगला नंबर है 3, तो 3 के जस्ट बाद क्या आता है सर? 4, तो 3 4 12, तो आपका 1 2 2 5 35 का स्क्वायर आता है। विच मीन्स कि जो हमारा यूनिट प्लेस पर 5 है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना, और जो टेंस प्लेस पर नंबर है उसको उसके जस्ट बाद में आने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख देना। आपके पास अगर आता है 25 इंटू 25, तो क्या आ जाएगा सर? 5 5 25, 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, 2 3 क्या आ जाएगा? 6। एंड यू नो दैट कि 25 इंटू 25 क्या आता है? 625। तो एक तो तरीका ये है, आप देख पा रहे हैं 2024 में सिंपल सी बात, आप 1 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? अब देखो यहीं पर अगर किसी बच्चे को ये ना याद होता तो वो क्या करता? लॉन्ग डिवीजन मेथड करता। लॉन्ग डिवीजन मेथड करता ना, वक्त ज़ाया होता। तो आप लोग कोशिश करना कि ये सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक्स याद रहें, तो आपको क्वेश्चंस करना आसान होता है। बाकी हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड भी देख लेंगे आगे, कोई इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन जब नजर आएगा तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, राहुल ट्रैवल फ्रॉम पटना टू दिल्ली वाया वाराणसी एंड कानपुर। He spent 50% of his total money in the Varanasi and 40% of the remaining amount in Kanpur। क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल पटना टू दिल्ली जा रहा है, वाराणसी और कानपुर होते हुए। कहाँ? पटना से दिल्ली जा रहा है वाया वाराणसी एंड कानपुर, और उसने अपना टोटल जो उसने पैसा लाया था उस टोटल पैसे का 50% उसने कहाँ? वाराणसी में खर्च कर दिया, और बचे हुए पैसे का 40% उसने कहाँ खर्च कर दिया? कानपुर में। अब उसके पास कितना बच रहा है सर?
300 बच रहा है। तो उसके पास इनिशियल में कितना था, मान लेते, देखो यहाँ पर दो तरीका होता है, आप एक्स लेकर के बना सकते हो, आप कोई नंबर लेकर के बना सकते हो। चलो मैं एक्स लेकर के बनाता हूँ, जो जनरल सब करते हैं। तो एक्स अगर हम इनिशियल वैल्यू मान लेते हैं, उसने लाया था, तो इसका उसने 50% इस्तेमाल कर लिया, विच मीन्स अब उसके पास x/2 अमाउंट बचा है ना। अब इस x/2 अमाउंट का उसने कितना इस्तेमाल कर लिया सर, 40%। 40% कितना होता है सर, तो 40% होता है 40/100 इंटू x/2, विच मीन 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, विच मीन्स x/5 हमारा क्या बच रहा है, लास्ट वैल्यू बच रहा है आफ्टर इन्वेस्टिंग या आफ्टर यूजिंग 40% ऑफ हिज रिमेनिंग, क्या बोल सकते हैं, रिमेनिंग पैसा जो भी उसके पास बच रहा था। तो ये x/5 क्या कह सकते 300 के बराबर है, क्योंकि हमने देखो यही चीज़ लाया कि भाई ₹100 उसने लाया था, 50% खर्च कर दिया तो x/2 बचा, इसका 40% खर्च कर दिया तो x/5 बचा। यहाँ पर भी वही कह रहा, 50% उसने टोटल का खर्च किया, तो जो भी उसने वाराणसी में खर्च कर दिया, बचे हुए पैसे का 40% जब खर्च किया तो 300 बचता है। तो सिंपल x/5 को बराबर कर देते हैं 300 से, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 1500। 1500 क्या हमारा ऑप्शन है 1500? एक मिनट, क्या मसला आ रहा है भाई यहाँ पर, x/5 क्या आंसर गलत है यहाँ पर, रीचेक कर लेते हैं ज़रा, कोई मसला नहीं है। x उसने इनिशियल लाया था, he spent 50% of his total money in the वाराणसी एंड, अच्छा ज़रा देखो हमने क्या मिस्टेक किया यहाँ पर, ध्यान दो यहाँ पर x/5 हमारा क्या आया है, x/5 तो 40% आया ना, और आपको पता है कि x/5 यानी कि 40% उसने बचे हुए पैसे के क्या कर दिए हैं, इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो हमें पहले रिमेनिंग पैसे निकालना होगा, दैट इज x/2 माइनस x/5 विच विल बी इक्वल टू यहाँ पर 10, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 3x/10। ये हमारा होता है रिमेनिंग पैसा, और इसी को हम लोगों को बराबर करना है 300 के, तो 3x/10 इज इक्वल टू 300, एंड यहाँ से आप इसे 100 टाइम्स रिमूव कर सकते हो, ये हो जाएगा 100 इंटू 10, दैट विल बी इक्वल टू 1000। एंड आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि उसने 1000 रुपये इनिशियल लाया था और उसी को उसने क्या करा, खर्च किया है, और आखिर में बेचारे के पास 300 रुपये बच रहे हैं। बताओ, पूरे सफ़र में 50% पैसा उसने वाराणसी में खर्च कर दिया, बचे हुए को कानपुर में खर्च कर दिया। अब 300 रुपये में वो दिल्ली पहुंचेगा, उसके बाद फिर क्या क्या होगा। चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हाँ, क्या आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बात मैं पूछता रहूँगा, और मेक श्योर करें कि आप लोग लेटर ऑन वीडियो के आपको कमेंट में ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, है ना। मैं चेक करूंगा सारे का कि कितने बच्चों ने वीडियो देखा है और कितनों ने अटेम्प्ट किया है और कितनों के कितने मार्क्स आए। अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको सीखना है। अभी भी अगर मैं देखूं अभी से तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मंथ बच रहे हैं एंड इट इज़ वेरी मच टाइम। आपको घबराना नहीं है, बहुत सारा टाइम है ये, है ना। तो चलिए ज़रा देखते हैं आगे की तरफ। द नंबर ऑफ डिजिट इन द क्यूब रूट ऑफ अ 6 डिजिट नंबर। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे है ना, यहाँ पर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको दिमाग लगाना है। कैसे सर दिमाग लगाना है? आपको पहले 6 डिजिट नंबर लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट लिखना है। लीस्ट क्या है सर? 1000000, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 1 लाख। एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है? 999999, दैट इज इक्वल टू 9,99,999। ठीक है, आपने ये लिख दिया। अच्छा, आपको पता है 100 इसका क्यूब कितना होता है? 100 का क्यूब क्यों सर 100 का क्यों कर रहे हैं? अगर हम 10 का क्यूब करते हैं तो 10 का क्यूब हमारा क्या आता है? 1000। ये तो काफ़ी छोटा है, तो दूसरा हमारे पास आसान नंबर क्यूब निकालने के लिए 100 ही बचता है, क्योंकि 100 हमारा 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर भी है ना। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है 100, और उसका जब हम क्यूब निकालते हैं तो क्या आता है? 10000 एंड 00, दैट इज इक्वल टू, देख पा रहे हैं कितना है? ये 10 लाख के बराबर है।
तो आप देख रहे हो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होते हुए इसके क्यूब निकालने पर आपके पास कितना आ रहे हैं, 2 2 4 2 6 7 डिजिट आ रहे हैं। विच मीन्स आप यहां से समझ सकते हो कि यहां पर पूछ रहा है 6 डिजिट का नंबर बताइए, अगर उसके हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं तो कितना डिजिट होगा। तो आप बता सकते हो कि आंसर 2 होगा। क्यों? क्योंकि अगर 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर भी लेते हैं विच इज 100, उसका क्यूब निकालने पर तो 7 डिजिट आ रहा है, और हमारे पास नंबर कैसा है, 6 डिजिट। 6 डिजिट का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा फालतू सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछने वाला भी है मैथमेटिक्स में, बताओ मजाक कर रहा है हमसे, लेकिन ये सब क्वेश्चन फ्री के मार्क्स दिलाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डज जीएसटी स्टैंड फॉर, एंड यू नो दैट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। क्या है भाई ऑप्शन, गुड्स एंड सेल्स टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन थोड़ा कट गया है, कोई नहीं, हमारा आंसर पता है क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स, पक्की बात, लॉक किया जाए, है ना। तो जरा देखते हैं हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो ये भी फिर से मजाक कर दिया इसने, ये हमारे साथ मजाक कर रहा है। क्या फालतू क्वेश्चन है, द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 0, y लाइज ऑन। पता है ये मजाक तो कर रहा है, लेकिन हमें इस बात से एक बात समझना चाहिए, सर ये चैप्टर कौन सा है जिसका क्वेश्चन है, ये चैप्टर है ग्राफ। क्या है, ग्राफ, है ना। और ग्राफ से क्या क्वेश्चन बनते भी होंगे, बहुत सारे बच्चे तो ये समझकर उसको छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, ग्राफ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और ये वन ऑफ द एग्जांपल है, ये अच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे बच्चे ना सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं। आप लोगों को पता है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम नंबर को लिखते हैं तो पहला नंबर रिप्रेजेंट करता है एक्स को और दूसरा रिप्रेजेंट करता है वाई को, है ना। मतलब यहाँ पर 0 और y का क्या है कि एक्स एक्सिस पर कोई नंबर ही नहीं है, तो जब कोई नंबर एक्स एक्सिस पर है ही नहीं तो वो नंबर कहाँ पर है, y पर है। विच मीन्स कि वो नंबर, वो पॉइंट हमारा कहाँ एग्जिस्ट करेगा। अगर हमने ये ग्राफ बनाया तो x का वैल्यू तो 0 है, मतलब वो ओरिजिन पर है, और y का वैल्यू कहाँ, y, तो किसी भी पॉइंट पर हो जाएगा। ना ही वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ना सेकंड में आएगा, ना थर्ड में आएगा, ना फोर्थ में आएगा, ये मेक श्योर करना है ना। चलिए बढ़ते हैं कोई बात नहीं, देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है एक्सपोनेंट एंड पावर से। देख पा रहे, ये क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें हम लोग को ज्यादा दिमाग नहीं, शॉर्ट में हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं, आप इसे लिख सकते हैं क्या, 2/3 की होल पावर -6, और इसे लिख सकते हैं 3/2 की पावर 2n, और ये लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2/3 की पावर 2 की होल पावर 2। अच्छा, यहां देख रहे हैं 2/3, ये 3/2 और ये 2/3, क्या इसे भी हम 2/3 बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। ये तो 2/3 की पावर 6 रह जाएगा, -6 है ना, -6 इनटू, इसे जब आप 2/3 बनाओगे तो ये भी -2n हो जाएगा, और इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा, 2/3 का होल 2 2 4। अब आप देख रहे हो कि ये बेस सब सेम है, इसे कट नहीं करते हैं, मैंने तो कट दिया है बट कट नहीं करते हैं, इनके पावर को इक्वेट कर देते हैं। क्या पावर आ गया सर, पावर है -6 प्लस -2n इक्वल टू 4। सर आपने प्लस क्यों किया, क्योंकि आप देख पा रहे हो ये सारे जो नंबर हैं, ये वाला और ये नंबर, ये दोनों के दोनों नंबर आपके कैसे हैं, ये दोनों के दोनों नंबर मल्टीप्लाई में हैं। और आपने रूल पढ़ा है एक्सपोनेंट में, क्या पढ़ा है रूल्स एक्सपोनेंट में, कि अगर कभी नंबर आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए जाते हैं और बेस सेम होता है, देन यू कैन ऐड द गिवन पावर। तो आप इनके गिवन पावर को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, -6 प्लस -2n इज इक्वल टू 4, -2n इज इक्वल टू 4 प्लस 6, -2n इज इक्वल टू 10, एंड यहां से आप बता सकते हो 2 5 10, n का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5। क्या है सर ऑप्शन में -5? बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर डी। किस किस का सही आया भाई बताओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इजी होते हैं बट बच्चे ना कैलकुलेशन में गलत कर देते हैं। किसी का आंसर -3 भी आ रहा होगा, -1/2 भी आ रहा होगा, 3/8 भी, क्योंकि ऑप्शन ही इस तरीके से बनाए जाते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 भी
कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन से, या ये एक तरीके से ना प्लेइंग विथ नंबर चैप्टर है आपके पास, बहुत मतलब पहले आया करता था, कुछ एनसीईआरटी में मेंशन अभी भी है, कुछ बुक्स में, उससे ये बिलोंग करता है। या फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक टॉपिक्स होता है जिसमें आप प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर पढ़ते हो, तो वहाँ से बिलोंग करता है। बड़ा सिंपल सा मामला है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपने पढ़ा है ना फॉर्मूला, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, बिल्कुल पढ़ा है। अब इसका क्या इस्तेमाल है सर, यहाँ पर देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ m इज अ नंबर, कोई m एक नंबर है, दैट इज m डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पर से 5 क्या हो जाएगा, 5 हमारा डिवाइजर हो जाएगा और हमारा m क्या हो जाएगा, डिविडेंड। बोलता है रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, 3, तो हमें रिमाइंडर ही पता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वंस डिजिट ऑफ m, ये क्या सवाल कर दिया, वंस डिजिट ऑफ m हमसे पूछ रहा है। तो क्या क्वेश्चन दिया है आपको, नहीं क्वेश्चन, तो सर जब दिया नहीं तो उसको क्वेश्चन को क्यों मान लेते हैं, तो फिल करते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं m इज इक्वल टू 5 इंटू क्यू प्लस 3, क्या हमारा ये फॉर्मेट बन रहा है, हाँ। तो सर इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, अब लेट से मान लेते हैं कि जो Q है क्वेश्चन जितनी बार वो डिवाइड हुआ वो 0 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3। तो सर यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब 1 मान लेते हैं, 5 इंटू 1 प्लस 3 कितना आ रहा है, 5 प्लस 3 8 आ रहा है। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है सर, 8 आ रहा है। क्या इतना काफ़ी एग्जाम्पल के लिए, नहीं, तीसरा ऑप्शन लेते हैं, 2, 5 इंटू 2 प्लस 3 10 प्लस 3, हमारा आंसर आ रहा 13। और देखेंगे ज़रा आप यहाँ पर हमारा फिर से यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अगला नंबर 5 इंटू 3 प्लस 3 15 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 18, एंड यू नो दैट हमारा फिर से नंबर क्या आ रहा है, 8। तो आप देख पा रहे हो यूनिट डिजिट आइदर 3 हो रहा है आइदर 8 हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सर, पहला है 1 और 3, 1 और 8, 3 और 8, नन ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन साफ साफ नजर आ रहा है कि आंसर आइदर 3 होगा या आइदर 8 होगा। कोई समस्या, कोई मसला नहीं है ना। तो ध्यान देते हुए चलना है, क्वेश्चन को पढ़ना है इत्मीनान से, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसे ध्यान देते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आंसर मार दे रहे हैं जो मन में आ रहा है, नहीं, आपको देखते हुए चलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा फिर से आ रहा है बच्चों वाला, दैट इज कि इन अ पॉलिनोमियल द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स आर ऑलवेज। ये सिंपल सा बात है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब भी आप जहां भी पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात बताया जाता है कि जो पॉलिनोमियल है वो केवल और केवल किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, है ना। और नॉन नेगेटिव इंटीजर को दूसरे भाषा में क्या कहा जाता है, होल नंबर, है ना। आपको पता है कि पॉलिनोमियल यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल उन्हीं को कहा जाता है जिसके ऊपर नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अगर मैंने आपको बोल दिया ना कि x⁻², क्या ये पॉलिनोमियल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। अगर आपने, हाँ ये बात और इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर साफ साफ लिखा है एक्सपोनेंट ऑफ द पावर, एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, सॉरी एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। हम नंबर के ऊपर नहीं दिखते कि 2⁻³ लिखा है तो ये होगा कि नहीं, हाँ ये तो होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। और यहां पर बोल रहा है एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, तो यू हैव टू नो दैट कि हमें किसके बारे में पता रखना है, वेरिएबल के ऊपर। क्या वेरिएबल के ऊपर पावर नेगेटिव हो सकता है, तो सिंपल नहीं। अगर ऑप्शन में होल नंबर होता और नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होता तो हम होल नंबर को लगाते, क्योंकि दोनों का मतलब क्या सेम है ना। चलिए बे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मेंसुरेशन। पता नहीं इस चैप्टर से भी काफ़ी बच्चों को डर लगता है, जो कि डरना नहीं चाहिए क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर आपका फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप ढंग से फॉर्मूले को याद कर लो और उसको अप्लाई करने लग जाओ तो कोई मसला ही नहीं है ना। सिंपल सा बात है, जरा देखना कितना इजी क्वेश्चन है। द हाइट ऑफ 2 राइट सिलेंडर आर सेम, द हाइट ऑफ 2 राइट सिलेंडर आर सेम। उनके वॉल्यूम्स दिए गए हैं 16 लैम्डा सेंटीमीटर क्यूब एंड 81 लैम्डा सेंटीमीटर क्यूब। ये लैम्डा क्या है, लैम्डा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ग्रीक अल्फाबेट है, ये एक सिंबल है, बस आप कुछ समझ सकते हो। इसे आप समझ लो 16 सेंटीमीटर क्यूब एंड 81 सेंटीमीटर क्यूब, कोई मसला नहीं है। आप इसको ऐसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि लैम्डा लिखा है तो लैम्डा रख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। क्या है, 16 लैम्डा सेंटीमीटर क्यूब एंड 81 लैम्डा सेंटीमीटर क्यूब। क्या करेंगे सर, सॉल्व कैसे करेंगे, हमें बेस द रेशियो ऑफ देयर बेस रेडियाई। तो हमें हाइट दिया गया है
है ना। द हाइट ऑफ द टू राइट सिलेंडर आर सेम, ये बताया गया है। इनके वॉल्यूम का रेशियो दिया गया। सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पता है क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सबको पता होता है यार, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। एंड वी आर कंपेयरिंग टू सिलेंडर्स, तो हमारा रेडियस क्या होगा? अलग अलग होगा। यहाँ पर दिया हुआ भी है ना कि रेडियस के बेस के रेडियस को कंपेयर करना है, विच मीन्स कि दोनों सिलेंडर का बेस का रेडियस अलग होगा। और हाइट क्या होगा सर? सेम होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना। देखते हैं क्या है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, विच मीन्स पाई आर वन स्क्वायर इंटू एच इक्वल पाई आर क्या है, आर टू स्क्वायर इंटू एच, है ना। क्यों किया सर हमने ऐसा? क्योंकि हाँ इक्वल नहीं करना, सॉरी हमने इक्वल कर दिया ना, इक्वल तो नहीं करना, हमें रेशियो निकालना। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? पाई आर वन स्क्वायर एच अपॉन पाई आर टू स्क्वायर एच इक्वल टू सर पहले का है 16 लैम्डा सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 81 लैम्डा सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करेंगे सर? ये तो बड़ा अजीबोगरीब नजर आ रहा है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं? इतना हार्ड नहीं है बेटा। यहाँ पर आपको कांस्टेंट को उड़ा डालना है बस। कैसे उड़ाएंगे सर कांस्टेंट को? पाई से पाई मर गया, एच से एच मर गया, लैम्डा से लैम्डा चला गया, है ना। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब, सर सबने आपने तो सबको उड़ा दिया। बचा क्या है? बचा है कुछ ना कुछ। तो देखो r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 81। और आप देख पा रहे हो साफ साफ कि जब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा? रूट। और ये जब रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 9, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 एंड 81 का होता है 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 9। और 4 अपॉन 9 को रेशियो में क्या लिखेंगे? 4 रेशियो 9, 4 रेशियो 9। आप देख पा रहे हो ऑप्शन में 9 रेशियो 4 भी है। तो कई दफ़ा बच्चे क्या करते हैं ना, 81 को ऊपर रख देते हैं और 16 को नीचे रख देते हैं। नहीं, रेशियो वाले क्वेश्चन में सीक्वेंस ऑफ नंबर को याद रखना ज़रूरी है। जो क्वेश्चन में पहले आता है उसे ऊपर रखते हैं, जो क्वेश्चन में बाद में आता है उसे नीचे रखते हैं, है ना। तो ज़रा ध्यान देना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से ग्राफ से है और फिर से हमसे टाइम पास करना चाह रहा है। ये क्या है सर? टाइम पास क्वेश्चन कहता द हाइट ऑफ अ रेक्टेंगल, क्या है? द हाइट ऑफ अ रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम शोज। ये बात सबको पता है कि जितना ज्यादा हाइट होगा उतनी बार वो नंबर रिपीट हो रहा है या उतनी बार वो नंबर अकर कर रहा है, विच मीन्स उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना। तो ये चीज को आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म। A prism is a polyhedron whose lateral faces are। देखो ये बड़ा ना मामला ऐसा है, इसके बारे में आपको आगे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं डिटेल में एक स्लाइड ऐड करके इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। बट अभी के लिए आप जान लें कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको होगा पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम क्यों होगा कि पॉलीहेड्रॉन, एक प्रिज्म एक पॉलीहेड्रॉन तो है। लैटरल सरफेस का मतलब क्या होता है मैं 3D शेप्स बना कर दिखाऊंगा। तो लैटरल शेप्स के बारे में आप जब देखोगे तो लैटरल शेप्स आपका पैरेललोग्राम जैसा नजर आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 12। कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताइए जिनका सबसे छोटा नंबर क्या है सर? तो सबसे छोटा नंबर 12 हो। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना। हमें पता है एक होता है आपको, हाँ हमारे पास नंबर क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट? हमने क्या क्या पढ़ा है भाई बताइए ज़रा। एक होता है n स्क्वायर प्लस 1 होता है, एक n स्क्वायर माइनस 1 होता है, एक 2n होता है ना। तो हम मान लेते हैं 2n है 12 के बराबर, 2 से 2 कैंसिल, तो n का वैल्यू आ जाएगा 6। यहाँ रखेंगे तो 36 प्लस 1 37 और यहाँ पर 36 माइनस 1 35। यानी कि पहला नंबर 12, 35 और 37 आ रहा है। किस में आ रहा है? 12, 35 और 37 इसमें आ रहा है। ये तो कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही नहीं है और ये भी ट्रिपलेट नहीं है हमारे पास। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12, 35 और 37। क्लियर है मामला? कोई समस्या नहीं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन से चैप्टर में पढ़ने को मिलता है पता है आपको? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पढ़ने को मिलता है ना। चलिए वेरी गुड। अगले सवाल पर आते हैं और अगला सवाल है हमारा क्या? फिर से मेंसुरेशन। फिर से मेंसुरेशन सर मतलब हाँ मेंसुरेशन के क्वेश्चन आप देख रहे हो काफी रिपीट हो रहा है। फॉर अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब।
तो हाइट क्या है आपको क्या पता है? वॉल्यूम हम लोग एरिया इंटू हाइट भी लिखते हैं, और वॉल्यूम दिया गया है यहाँ पर 900, एरिया दिया गया है 180 और हाइट पूछ रहा है। बताओ ये पूछने वाली सवाल है। 0 से 0 कैंसिल, 18 5 90, तो हाइट हमारा क्या आ जाएगा 5। क्या है गिवन? बिल्कुल ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए क्या टाइम गुजारना पड़ेगा? अब बच्चे अगर सोच लो साल भर पढ़ने के बाद इसमें भी आप लोग सोचोगे कि सर हमने वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट लिख दिया, कैसे लिए? तो फिर क्या बात है? बताओ क्या पढ़ा आपने यार? बताओ, ये तो सारी की सारी बेसिक चीज़ें हैं, तो इसको आप समझ लेना, करके आना, है ना, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग, जो सबसे डरावना होता है, पता नहीं क्यों बच्चों के लिए। दैट क्वेश्चंस बिलोंग टू लीनियर इक्वेशन इज वेरिएबल, और ये क्वेश्चन फिर से वर्ड प्रॉब्लम है, और उसके ऊपर तो और ये क्वेश्चन है एज रिलेटेड। क्या है? एज रिलेटेड। देखो सिंपल सी बात मैं बताऊं, है ना, मैं बताऊं सिंपल सी बात। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है ना, सबसे पहले रेशियो को आप लोग सॉल्व कर लेंगे एक्स मान करके। क्वेश्चन कह रहा है प्रेजेंटेज ऑफ करण एंड असद आर इन द रेशियो 5:8, तो इसे हम लोग कर लेते हैं 5x अपॉन 8x। कोई मसला सर? नहीं मसला। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले इनका रेशियो क्या था? 4:7। तो 5 साल पहले 5 साल सब्सट्रैक्ट कर दो तो रेशियो क्या आ जाएगा? 4/7 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जल्दी जल्दी करो, ये सब सवाल करने वाला नहीं होता, डर लगता है बट इजी सवाल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू क्या हो जाएगा? 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 इंटू 8x माइनस 5। क्या आ जाएगा सर? 7 5 35x माइनस 7 5 35, 8 4 32x माइनस 5 4 20। क्या आ जाएगा भाई? तो 35 माइनस 32x इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस 35, है ना। क्या आ रहा है यहां से आ रहा है 3x, और यहां से क्या आ रहा है सर? 15 प्लस का 15, 3 5 15, x का वैल्यू क्या आ गया? 5। क्या आंसर आ गया? x का वैल्यू 5 आया? तो नहीं, हमने हमारा पहला रेशियो क्या था? 5x, मतलब 5 5 25, दूसरा 8 5 40। तो क्या आंसर 25 और 40 आएगा हमारा? बताओ। पता है ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आया था और बच्चे ने 25 और 40 मार दिया। तो सर अच्छा तो है, 25 और 40 से तो आंसर आया है, इसमें गलत बात क्या है? बेटा गलत बात है क्योंकि आपने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा। क्वेश्चन पूरा देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि आफ्टर 10 ईयर द एज ऑफ करण एंड असद विल बी। 10 ईयर बाद क्या होगा? तो 10 ईयर बाद क्या होगा? 25 का 10 साल बाद क्या होगा एज? आप भी बता सकते हो, 35 ईयर का हो जाएगा 10 साल बाद भी, और ये 10 साल बाद 50 साल का हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 35 एंड 50। देख रहे हैं, ऐसे सवाल किए जाते हैं जामिया में जो कि हार्ड नहीं होते हैं, बट उस दौरान एग्जाम्स के दौरान आपके दिमाग के ऊपर इतने प्रेशर होते हैं कि ऐसा सिली मिस्टेक होना लाजमी है। तो उससे कैसे बचा जाए सर? तो उससे बचा ऐसे जाए कि आपको खूब सारे प्रैक्टिस करने। पता हम लोगों ने लाए आपको, आप लोगों के लिए ही जामिया के स्पेसिफिक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी लाया है। इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। इसके बारे में आप जानने के लिए आप वहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको बता दिया जाएगा। इसमें आपको अराउंड 30+ टेस्ट होंगे टोटल, जिसमें 2016 से लेकर के 2025 तक के पूरे जामिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ऑनलाइन बैठकर अपने मोबाइल और लैपटॉप पर प्रैक्टिस कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, है ना। मैं तो कहता हूँ आप टेस्ट को प्रैक्टिस करो और उसके बाद फिर यहाँ पर वीडियो आकर के उसके सॉल्यूशन को समझो। समझ मारी बात। और उसमें आपको हर सिलेबस से, हर चैप्टर से पार्ट टेस्ट भी होंगे। पार्ट टेस्ट के साथ साथ उसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। कुछ हमारे पास जो टीम्स हैं, हम लोगों ने मिलकर के क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। हमने सीरीज़ भी लाना है। खैर उसके बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। पता है ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैं अगर समझाना चाहूँ तो मैं आधा बोर्ड भी भर दूंगा, और मैं शॉर्ट तरीके से समझाना चाहूँ तो भी अच्छा खासा वक्त लग जाएगा। बट ये ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट बनता है आपको ऑप्शन से। देखो कैसे बनेगा। द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाई। ओ सर, यहाँ पर तो थोड़ा सा मसला हो गया कि डेटा मिसिंग हो गया यहाँ पर स्लाइड से। चलो मैं बताता हूँ क्या होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। If the digits are interchanged, then the number is added to the original. We get 143.
देखो, हाँ मैं बताता हूँ इसके बीच में क्या आएगा। इसके बीच में यहाँ पर जो नंबर आपका है ना, द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 1, क्या है, डिफर बाय 1। तो सर पहला ऑप्शन में क्या दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 1 है? नहीं, ये गलत है। क्या दूसरा ऑप्शन में डिफरेंस बिटवीन दो नंबर 1 है? यस, ये ऑप्शन हो सकता है। क्या तीसरा ऑप्शन में है? नहीं, ये 3 का डिफरेंस है। क्या चौथा? सर चौथा ऑप्शन में भी डिफरेंस 1 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन 2 2 थोड़ी ना होगा? नहीं होगा, बिल्कुल 2 नहीं होगा। तो क्या होगा सर आंसर? आगे देखते हैं। बोल रहे हैं इफ द डिजिट आर इंटरचेंज, मतलब कि 76 है ना, उसको हम लोग 67 लिख दिया, या 89 है ना, उसको 98 लिख दिया। तो क्या होगा इससे कि जब नंबर को, डिजिट को रिवर्स करेंगे तो ओरिजिनल नंबर जो हमारा, जो ओरिजिनल नंबर और जो रिवर्स किया हुआ नंबर था, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 143 आना चाहिए। देखो क्या आ रहा है, 7 6 13 कैरी 3, मतलब 13 कैरी 1, 7 6 13 143 बिल्कुल आ रहा है। क्या यहाँ आ रहा है, 9 + 8 17, 7 कैरी बचा 1, 17 18 187। क्या हमारा आंसर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर, इट इज 76 एंड 76 ओनली। क्लियर मामला? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर ऑप्शंस थोड़ा सा पीछे चला गया था, जिस कारण से मैंने 2 ऑप्शंस यहां लिख दिए। ये क्वेश्चन किससे बिलोंग करता है सर? ये क्वेश्चन आपका बिलोंग करता है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा इस चैप्टर को थोड़ा वक्त दे करके तसल्ली से पढ़ाई करेंगे आप लोग। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है 8 आदमी 8 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, मतलब 8 लोग कोई काम को अगर करेंगे तो 15 दिन लगाएंगे। अच्छी बात है भाई। अगर आगे बोल रहा है कि हाउ मेनी मेन आर रिक्वायर्ड टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 10 days। अब एक बात बताओ, आप सिंपल सी बात बताओ, 8 लोग 15 दिन में काम कर रहे हैं, बट मैंने बोला भाई साहब बहुत देर हो रहा, 15 दिन का काम नहीं मेरे को काम जल्दी चाहिए, मीन्स मेरे को काम 10 दिन में करवाना है। तो क्या वही 8 लोग 10 दिन में काम कर पाएंगे? नहीं, हमें लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। तो 8 लोग अगर कोई काम को 15 दिन में कर रहे हैं तो 10 इंसान उस काम को कितने दिन में करेगा? सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना वेदर इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या है भाई? आ गया जवाब, ये है इनवर्स प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है? x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। क्या हो जाएगा सर? 8 × 15 इज इक्वल टू 10 × y2। आप कैन सॉल्व कर सकते हैं। 5 2 = 10, 5 3 = 15, 2 4 = 8, विच मीन्स y2 इज इक्वल टू 12। यानी कि हमारे को कितने लोग चाहिए? 12 लोग चाहिए। किस चीज के लिए 12 लोग चाहिए सर? तो 12 लोग चाहिए हमें इस पूरे के पूरे वर्क को 10 दिन में करवाने के लिए। वेरी गुड, हमने 20 क्वेश्चंस देख लिए हैं, बस थोड़े से और क्वेश्चंस बच रहे हैं, जल्दी बढ़ते हैं और आगे इजी क्वेश्चंस आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। बताओ ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है क्या? इस स्लाइड पे तो सारा क्वेश्चन मजाक है। बताओ 3 मजाक वाले क्वेश्चन। मजाक वाले क्वेश्चन का मतलब क्या है सर? मजाक वाले क्वेश्चन का मतलब है वो फ्री में मार्क्स देते हैं। कैसे? देखो, पूछ रहा है कि ऑल 6 फेसेस ऑफ अ क्यूब आर, क्यूब के 6 फेसेस कैसे होते हैं? कोई बताने वाली बात है? नहीं सर, सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं, डिफरेंट थोड़ी ना होंगे, सर्कुलर थोड़ी ना होंगे, रेक्टेंगुलर थोड़ी ना होंगे। बताओ, ये तो हमसे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बता रहा है। पूछ रहा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ एज ए, मतलब क्यूब है उसका एज हमने ए मार्क कर दिया है, उसका सरफेस एरिया क्या होगा? क्या 4a²? नहीं, वो तो लैटरल सरफेस एरिया है। तो फिर सरफेस एरिया बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया तो नहीं बोल रहा है। यहां तो इंपॉर्टेंट बात याद रखना है आपको, क्वेश्चन में अगर सरफेस एरिया की बात की जा रही है तो वो क्वेश्चन इनडायरेक्टली कह रहा है टोटल सरफेस एरिया। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा सर हमारा? 6a², है ना। और जरा देखो, ये तो अभी सॉल्व किया ना कि इफ x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शन, तो क्या होगा? अभी देखा हमने x y कांस्टेंट, तभी तो हमने फॉर्मूला x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 लगाया। अगर कांस्टेंट नहीं होता तो इक्वल तो नहीं करते। तो ये x अपॉन y कांस्टेंट कब होगा? ये x अपॉन y कांस्टेंट होता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो ये दोनों कभी नहीं होता, ये दोनों ऐसे ही मजाक कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग जरूर पॉज करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 at 15% per annum for 2 year 4 month compounded annually। हमारा ऑप्शन है 1,11,109, 3,000, 11,019, 3,109।
सॉल्व करेंगे। यहां पर सॉल्व करते हुए देखो ये क्वेश्चन अगर मैं बताऊं कंपाउंड इंटरेस्ट का साधारण सा क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है 2 ईयर एंड 4 मंथ। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा साधारण सा रूल है, याद रखना, दैट इज कि इस क्वेश्चन को आपको दो पार्ट में करना, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आप इस 2 ईयर को कंसीडर करते हुए डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे और बचे हुए 4 महीने का आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, और यहां पर सिंपल इंटरेस्ट में आप जो प्रिंसिपल इस्तेमाल करोगे वो प्रिंसिपल आपको यहां का अमाउंट होगा, मतलब केस 1 का जो अमाउंट होगा इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल ऑफ केस 2। क्लियर है? तो सर सॉल्व करते हैं। हमारा फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। p कितना है हमारा सर 8000, 1 प्लस रेट हमारा 15% अपॉन 100 की पावर n, और n हमारा क्या है, n हमारा 2 है, तो इट विल बी इक्वल टू 8000 इंटू 115 अपॉन 100। क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, पावर 2 है तो फिर से 115 अपॉन 100। अब इसे कैसे सोल्व करें? इसे सोल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा देते हैं, बचा गया 5 2 10, 5 2 10, 5 3 15, 2 4 8। ये आ जाएगा 115 इंटू 23 इंटू 4 एंड इट विल बी इक्वल टू 115 इंटू 92, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10580। क्या आ जाएगा 10580। ये हमारा क्या आया सर? ये हमारा आया अमाउंट ऑफ केस 1, और यही अमाउंट केस 2 का क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। मेक श्योर। अच्छा अमाउंट तो पता चल गया है, तो इस अमाउंट का हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट साइड में निकाल देते हैं। क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 10850, सॉरी 580 माइनस 8000। क्या आएगा? 0 में से 0 गया 0, 8 में से 0 जाएगा 8 बच जाएगा, यहां से आ जाएगा हमारा 5 और यहां से आ जाएगा 2, यानी कि 2580 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन फर्स्ट 2 ईयर्स। पहले 2 सालों में हमने कितना कंपाउंड इंटरेस्ट कर रखा है? 2580 रुपया। अगला 2 महीने में क्या आएगा? अगला 2 महीने में सिंपल एसआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल, इट विल बी इक्वल टू 10580 इंटू 15 एंड टाइम हमारा क्या हो जाएगा 4 मंथ। तो मंथ में तो हम लोग रखते नहीं है टाइम हम किस में रखते हैं? ऑलवेज ईयर में। तो इसे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से डिवाइड कर देंगे, और बाकी हमारे पास अगर मैं बताऊं तो फॉर्मूले का क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12, 3 5 15, 5 2 10, और 2 5 10, 2 2 4, 2 9 18। क्या आएगा भाई? सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 529, और यही सिंपल इंटरेस्ट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा अगले 4 महीने के लिए, क्योंकि इस कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में हमने जो प्रिंसिपल माना है वो पहले 2 साल का जो अमाउंट आया था उसी को माना है। ठीक है, तो ये आप समझ रहे होंगे। आगे अगर बात करते हैं टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या टोटल सीआई, तो टोटल सीआई क्या होगा? 2580 रुपया यहां से आया और 529 यहां से आया, यहां से 9 आ जाएगा, यहां से 0 आ जाएगा, यहां से आपका 1 आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका 3। तो 3109 क्या है ऑप्शन हमारा? 3109 इज द ऑप्शन डी। तो मामला क्लियर है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा आराम से तसल्ली से बनाएंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, हड़बड़ाना नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, और देखो अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम मामूली सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल से। क्वेश्चन कहता है सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। ऐसे क्वेश्चंस को तो देख के बनाना चाहिए ना, यहाँ पर तो कलम उठाना नहीं चाहिए हमारे को कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन तो है भी नहीं यहाँ पर, है ना। तो एक बात आप लोग यहाँ पर समझेंगे कि ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट आपको दे करके जाएगा। क्या है सर कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपसे क्वेश्चन में रेगुलर क्वाड्रिलेटरल पूछता है, तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल में आप लोग को ये बात याद रखना चाहिए कि कभी भी कोई क्वाड्रिलेटरल या कोई पॉलीगन रेगुलर क्वाड्रिलेटरल या रेगुलर पॉलीगन तभी कहलाएगा जब वो 2 क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। फर्स्ट वन इज द इक्विलेटरल एंड दूसरा इक्विएंगुलर। है ना। इक्विलेटरल और इक्विएंगुलर क्या है सर? ये तो नाम से समझ में आ रहा है। इक्विलेटरल मीनिंग कि वो फिगर जिसके सारे एंगल क्या हो
वो फिगर जिसके सारे के सारे साइड इक्वल हो वो इक्विलेटरल है, और जिसके सारे एंगल्स इक्वल हैं वो इक्यू एंगुलर है ना, सिंपल सा मामला है। वो फिगर जिसके सारे एंगल्स इक्वल है वो सारे इक्यू एंगुलर कहलाएंगे, और वो फिगर जिसके सारे साइड्स इक्वल है वो इक्विलेटरल कहलाएंगे, जिसके सारे साइड्स इक्वल है। बात समझेंगे। ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो मामला होता है उसमें तीनों साइड्स और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। अगर क्वाड्रिलेटरल देखें, 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। इसमें अगर रोम्बस की बात करेंगे ना, तो रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं बट एंगल इक्वल नहीं होता है। रेक्टेंगल की बात करें सर, तो रेक्टेंगल के चारों एंगल इक्वल होते हैं बट सारे साइड इक्वल नहीं होते हैं। मींस रेक्टेंगल हमारा क्या है, तो रेक्टेंगल इज एन इक्यू एंगुलर फिगर नॉट इक्विलेटरल। बट अगर हम रोम्बस की बात करें तो रोम्बस इज एन इक्यू लैटरल फिगर बट नॉट इक्यू एंगुलर। तो कौन ऐसा फिगर है जो दोनों को फॉलो कर रहा है, एंड इट इज स्क्वायर, जो इक्विलेटरल भी है इक्यू एंगुलर भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज स्क्वायर। तीसरा नहीं, हमारा क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 भी हमारा अगर मैं बताऊं तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल से बिलोंग करता है, और ये सिंपल सा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिसमें दो एंगल है, एंगल ए एंड एंगल बी, जिनका रेशियो यहाँ पर होना चाहिए 1:2। क्या हो क्वेश्चन में, रेशियो है 1:2। तो मैं बनाता हूं, ये हमारा एक पैरेललोग्राम, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ये दोनों एंगल कितने रेशियो में है सर, 1:2 में। अच्छा सर, क्या ये एडजेसेंट एंगल नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं। और एडजेसेंट एंगल का क्या प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम में, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर या सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्या होना चाहिए, है ना, द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, व्हिच मींस कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल ए का रेशियो 1 है और एंगल 2 का रेशियो 2 है, बी का रेशियो 2 है, तो इसे x प्लस 2x के फॉर्म में लिख सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू 180। 3x इज इक्वल टू 180, यहां पर से 6 टाइम यानी कि 60 बच जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। क्या है ऑप्शन में, बिल्कुल 30, 45, 60 एंड 90, एंड हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों सर, क्यों, क्योंकि हमारे से क्वेश्चन में हमसे एंगल ए पूछ रहा है, और एंगल ए का वैल्यू हमने x माना है ना, एंगल ए का वैल्यू हमने x माना है और x का वैल्यू आया 60, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27, और हम लोग जल्द ही इसके आखिरी में क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन तो सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। In any equilateral triangle, find the sum of all external angle। देखा अभी कंसेक्यूटिवली 3 क्वेश्चन आया, तीनों अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के हैं। यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में बता दूं तो उसके सारे एक्सटर्नल एंगल के सम क्या होंगे। क्या इसमें सोचने वाली भी बात है, जैसे आपने सुना एक्सटर्नल एंगल तो आपके दिमाग में 360 डिग्री आ जाना चाहिए। क्यों सर, क्योंकि कोई सा भी पॉलीगन हो, सब पॉलीगन में जितने भी साइड हो, इधर 3 हो, 13 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, कितने भी साइड हो, सारे के टोटल एक्सटर्नल एंगल के जो सम होते हैं वो हमेशा 360। वो ट्राइंगल हो, वो पेंटागन हो, वो क्वाड्रिलेटरल हो, हेक्सागन हो, वो सारे के सारे फिगर में क्या होंगे, हमारे पास 360 हो जाएंगे। क्या कोई मसला नहीं सर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, फिर से इजी सा क्वेश्चन है। एक सिलेंड्रिकल बॉक्स है और एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है कि सिलेंड्रिकल बॉक्स हैज कर्व्ड सरफेस। कितने कर्व्ड सरफेस होते होंगे सिलेंड्रिकल बॉक्स में, एंड डैश सर्कुलर फेसेस व्हिच आर आइडेंटिकल। कितने सर्कुलर फेसेस होंगे इसमें। सिलेंडर देखा आपने कैसा होता है, बिल्कुल देखा सिलेंडर कैसा होता है। देखिए सिलेंडर ऐसा होता है, इस तरीके से होता है सिलेंडर। तो सिलेंडर आप अगर देख रहे हो तो सिलेंडर में कितने कर्व फेसेस हैं, यही तो एक कर्व फेसेस हमारा। तो हमारा कर्व फेस कितना होगा, 1। तो ऑप्शन 1 एंड 2 है। अच्छा, इसमें फेसेस कितने हैं, सर्कुलर फेसेस। एक सर्कुलर फेस ऊपर है, एक सर्कुलर फेस हमारा नीचे है, विच मींस हमारे पास 2 सर्कुलर फेस है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, आप देख पा रहे होंगे हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें 90 to 95% क्वेश्चन जो है वो इजी से मीडियम वाले कैटेगरी में ही फॉल कर रहे हैं। बट 5% ही क्वेश्चन ऐसा आपको नजर आएगा जो कि थोड़ा सा सॉल्व करने में मजा आ जाए। जैसे कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, हमने अभी सॉल्व किया, और इससे थोड़ा सा पहले हमने जब सॉल्व किया था तो 1-2 और क्वेश्चंस नजर आए थे, है ना। तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे पास
क्या बोल सकते हैं, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। बाकी सब ऐसे है ना कि आप अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, बस क्वेश्चंस को देखोगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप 110% बनाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चैप्टर मेंसुरेशन से। कैसे सर, यहाँ पर क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है कि हाइट ऑफ सिलेंडर दिया गया है, सॉरी हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है जिसका रेडियस दिया गया है और सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया सर? इस बार हमें मेंशन कर दिया है कि ये टोटल सरफेस एरिया है। कैसा सरफेस एरिया है? टोटल सरफेस एरिया। चलिए सॉल्व करते हैं। रेडियस इज इक्वल टू 7, हाइट हमें फाइंड करना है, टीएसए हमारे पास 968 दिया है। फॉर्मूला बट पुट कर देंगे। क्या सर फॉर्मूला? टीएसए का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। क्या याद था आप लोगों को? है ना, वेरी गुड, याद था। तो चलिए आते हैं आगे। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमारा 7 इंटू एच क्या होगा सर? एच हमारे को तो फाइंड करना है, तो एच को एच रहने देते हैं, आर यहाँ पर 7 कर देते हैं, और टीएसए हमारा गिवन है 968। क्या यहीं पर से सॉल्व कर लेंगे? बिल्कुल, हम लोग को ज्यादा स्टेप नहीं जा रहे, यहीं से सॉल्व करेंगे। कैसे सर? यहाँ से सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। क्या ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। क्या 22 से कैंसिल हो जाएगा? 22 2 जा 44 और फिर आ जाएगा 2 जा 44, विच मीन्स 22 इज इक्वल टू हमारा बचता है h प्लस 7, एंड हेयर वी गॉट h इज इक्वल टू 22 माइनस 7 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 15, है ना। चलिए, तो हमारे पास आज के सभा का आखिरी क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, एंड इट बिलोंग्स टू द चैप्टर फैक्टराइजेशन, है ना। और फैक्टराइजेशन से भी काफी बच्चे डरते हैं, मेरे को बताएं कमेंट में कौन डरता है। डरने वाली बात नहीं है, इस फैक्टराइजेशन में बस एक कॉन्सेप्ट होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड वाला, जिसमें थोड़ा सा बच्चों को डर लगता है, बट डरने की कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखेंगे। देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन कहता है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। 4 टर्म है। आपको एक बात क्लियर रखना है, जब 4 टर्म हो तो 2 का पेयर बनाएंगे, कॉमन लीजिए, मजे लीजिए, है ना। क्या करना है? 2 का पेयर बना करके 6xy और 4y में क्या कॉमन आएगा सर? 2 कॉमन आएगा सर, और y कॉमन आएगा। बच क्या गया? यहां से बच गया हमारे पास x। क्या x बचेगा? केवल नहीं, 2 3 जा x और 2 3 जा 6, 6x बच जाएगा, माइनस 2 2 जा 4, और y तो हमने ले ही लिया बात, तो 3x माइनस 2 यहां से बच रहा है। प्लस का साइन लगाएंगे, 6 और 9 में क्या कॉमन आएगा? 6 और 9 में कॉमन आएगा 3, और हियर वी गो 6 2 3 2 जा 6 माइनस 3 3 जा 9 और x, है ना। अब तो आंसर आ जाना चाहिए। ये क्या मामला, हमने गलत कर दिया क्या कुछ? 3x माइनस 2 एंड 2 माइनस 3x, व्हाट इज हैपनिंग? नहीं, गलत नहीं किया। ये ऐसा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है, यहाँ पर जामिया वालों ने दिया था, बच्चे का दिमाग यहाँ पर चकरा सकता था। एकदम सिंपल से सोचना है, कोई मसले वाली बात नहीं। बस आप यहाँ देखो, ये अगर a माइनस बी है तो क्या ये b माइनस ए लग रहा है? हाँ सर, बिल्कुल लग रहा है। तो इसे भी अगर हमने a माइनस बी बना दिया तो मामला क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर होगा। कैसे बनाया जाए a माइनस बी से? तो a माइनस बी बनाने के लिए यहाँ पर हम ना अंदर से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये 3x प्लस बन जाएगा और ये 2 माइनस में चला जाएगा, तो हमारा 3x माइनस 2 हो जाएगा, और वो जो माइनस हमने कॉमन लिया था वो बाहर आकर के इसे माइनस कर देगा। क्या बोल दिया सर? तो नहीं समझ में आया? सिंपल सा मामला आपको याद रखना है कि आपको इसके साइन को फ्लिप करना है। वंस यू फ्लिप द साइन ऑफ +3 देन यू विल गेट अपोजिट ऑफ दिस, है ना। इसका एकदम कंप्लीटली अपोजिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2y, 3x माइनस 2 तो एज इट इज, ये -3 करते ही ये हो जाएगा 3x माइनस 2, मतलब ये हमने फ्लिप कर दिया। यहां बाहर साइन फ्लिप किया, अंदर नंबर फ्लिप हो गया, है ना। आगे देखते हैं, इन दोनों में भी क्या अब कॉमन नजर आ गया सर? 3x माइनस 2, और यहां से क्या आ जाएगा? 2y माइनस 3, एंड हियर वी गो, एंड ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए, वेरी गुड। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2024 to 2025
विच मीन्स लास्ट ईयर आप लोगों के पास जो जामिया में क्वेश्चंस आए थे उनके सारे के सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। ये मैथमेटिक्स का पहला वीडियो था आपके लिए, और आपके पास सोशल साइंस, इंग्लिश और साइंस के वीडियो भी आएंगे, तो आप चीजों को देखते जाएंगे। ठीक है, मेक श्योर करें कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, खुद से पहले सॉल्व करें, फिर हमारा सॉल्यूशन देखें। ये सारे के सारे सॉल्यूशन जो हमने सॉल्व किए हैं, इसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई मसला हो, जैसे कि हमने जो सॉल्व करवाया क्वेश्चंस, इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में हो कि सर हमें और एक्सप्लेनेशन चाहिए, कुछ क्वेश्चंस में आप ज्यादा एक्सप्लेन कीजिए, हमारे को उससे रिलेटेड टॉपिक्स बताइए, तो आप प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट है कि सर आप स्पीड थोड़ा स्लो कर दीजिए, या आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा चाहिए, तो एवरीथिंग आप जो भी चाहते हैं, जैसा भी फीडबैक आपका बनता है, आप उसे बताएं, उसे प्लीज बताएं कमेंट सेक्शन में। आप कमेंट में आप जब उसे बताएंगे तो बिल्कुल उसे हम नेक्स्ट वीडियो में फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये बताना है, और कितने में कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट आए, विच मींस कि 30 में आपने कितने क्वेश्चंस ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, जिस बच्चे का सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्टेड रहेगा, जिस बच्चे का सबसे ज्यादा मार्क्स आया रहेगा, मैं कमेंट सेक्शन को चेक करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम बिल्कुल अनाउंस करूंगा। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला चैप्टर हमारा टॉपिक होगा 2023-24, यानी कि इससे 1 ईयर और प्रीवियस हम लोग जाएंगे, बैकवर्ड में जाएंगे टिल 2016, तो 2016 तक चलते जाएंगे। टिल देन मजे कीजिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, वेरी गुड, अल्लाह हाफिज।